नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, जैसा कि हमारी जो एक कड़ी चल रही थी कि जो वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता में लगी हुई जो स्नातक स्तरीय रचनाएं थी उनसे संबंधित हम जो है प्रश्नोत्तर या उससे संबंधित हम क्लास लेकर आ रहे थे। तो उसी के अंतर्गत अभी जो हमने जो पहली क्लास थी उसके अंदर खून का टीका उपन्यास जो है उसका सारांश आपको बताया था, उसका पात्र परिचय भी बताया था। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है सारांश वाली तो वो जरूर देखे, उस क्लास से एक भी क्वेश्चन आंसर बाहर नहीं आने वाला है। उसके बाद सारांश के बाद हमने फिर से मैंने कोशिश की थी कि 120 क्वेश्चन बनाए मैंने तैयार किए, तो 60 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ। एक क्लास में 60 प्रश्न रहे और दूसरी में 60 रहे। इस तरह से 3 क्लासों में खून का टीका उपन्यास है जो वो हम अच्छे से याद हो जाए, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन हमारा बाहर ना जाए। लेकिन किसी कारणवश वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई पूरी, या मैं भेज नहीं पाया, उस वजह से क्या हुआ कि 40 ही क्वेश्चन जो है अपलोड हो पाए थे पहली क्लास में। तो इस क्लास के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि 80 क्वेश्चन और आपके तैयार करवा दूँ इसी क्लास में। अगर ज़्यादा बड़ी नहीं हुई तो, अगर बड़ी हो गई तो फिर देखते हैं क्या कंडीशन रहती है, थोड़ा और छोटी बड़ी करें। लेकिन कोशिश करूंगा कि अभी इस क्लास के अंदर आपको 80 क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। तो बने रहें अंत तक, और हम 120 तक लगातार चलेंगे, 120 क्वेश्चन तक। तो क्वेश्चन संख्या आपके सामने 41 ग्राम बाला थी सिसोदिया राजपूत, राठौड़ राजपूत, गोहिल राजपूत और कौन सी, चंदानी राजपूत। तो कौन थी, चंदानी राजपूत। ठीक है ना। पहले मैं इनकी व्याख्या करवा चुका हूँ, थोड़ा बहुत और भी कोशिश करता रहूँगा। चंदानी राजपूत, ग्राम बाला, कौन सी ग्राम बाला, ये ग्राम बाला अभी मैं बता रहा हूँ, आगे से ज़्यादा नहीं बताऊँगा, व्याख्या नहीं करूँगा। ये ग्राम बाला वो ग्राम बाला थी कि जब एक बार अरि सिंह युद्ध खेलने शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए थे, तो वहाँ वो शिकार खेलने थे। जब भी कोई राजकुमार या योद्धा या जो भी सेनापति वगैरह जो शिकार खेलने वाले लोग होते हैं वो शिकार खेलने जाते हैं, तो वो घोड़ों पर शिकार खेलने जाते हैं। उसकी वजह से वहाँ की जो फसल होती है वो खराब हो जाती है। लेकिन वो चूँकि अमीर होते हैं, जमींदार वर्ग के लोग होते हैं, तो उनको कोई कह नहीं पाता। लेकिन ये जो ग्राम वाला थी, ये मतलब इतना साहस करती है कि एक राजकुमार को कहती है कि भी आप हमारी फसल खराब मत कीजिए, फसल हमारी जो है माँ है, किसान की फसल जो है वो माँ होती है। तो इस तरह से ये जो बातें हैं अरि सिंह को बहुत पसंद आती है, और ग्राम बाला सुंदर भी बहुत अधिक होती है। तो वो ग्राम बाला पर मोहित हो जाते हैं और उस ग्राम बाला से विवाह कर लेते हैं। लेकिन ये बात जो है वो अपने पिता को नहीं बता पाते हैं। उनके पिता कौन है, अरि सिंह। अरि सिंह के पिता कौन है, राणा लाखा है, लक्ष्मण सिंह उर्फ लाखा है। और लाखा कौन है, राणा रतन सिंह के विश्वास पात्र सामंत है। राणा रतन सिंह के विश्वास पात्र सामंत है जो लक्ष्मण सिंह है। तो अरि सिंह बता नहीं पाते और फिर अरि सिंह को युद्ध में जाना पड़ता है, और उस युद्ध में अरि सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं। और लेकिन उनके भाई अजय सिंह को ये सारी बातें पता रहती है कि ग्राम बाला जो है मतलब अरि सिंह की पत्नी है, और उनसे जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है वो अरि सिंह का पुत्र है। वही पुत्र आगे चलकर हमीर बनता है। तो ये सारी बातें इसके लिए, ठीक है ना। तो वो ग्राम बाला जो थी वो क्या थी, चंदानी राजपूत थी। फिर आता है अरि सिंह ने विवाह किया था, किससे किया था, ग्राम बाला से। किससे विवाह किया था अरि सिंह ने, ग्राम बाला से। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करवाने वाला हूँ क्योंकि इसकी व्याख्याएं पहले करवा चुका हूँ और प्रश्नोत्तर में भी व्याख्याएं मैं करवा चुका हूँ। आज शिकार के हाथों तुम स्वयं शिकार हो गए। किसके लिए, आज शिकार के हाथों तुम स्वयं शिकार हो गए, ये किसका है, किसने कहा था, ए बैस है या फिर द, तो किसने कहा था, ये कहा था इंद्र सिंह ने। इंद्र सिंह ने किससे कहा था, अरि सिंह से। अब इंद्र सिंह कौन, अरि सिंह कौन, अरि सिंह को तो तुम जानते ही हो, ठीक है ना। अरि सिंह जो पहला महाराणा बना था और युद्ध के अंदर गया था और अलाउद्दीन खिलजी से हार गया था और मारा गया था, और इंद्र सिंह उसका दोस्त है। उसने अरि सिंह को ऐसा क्यों कहा कि जब अरि सिंह शिकार खेलने गया तो वहां वो उस ग्राम बाला के सौंदर्य का स्वयं ही शिकार हो गया था, इसलिए उसने कहा कि आज शिकार के हाथों तुम स्वयं ही शिकार हो गए। अजय सिंह किस क्षेत्र में निर्वासित, ये निर्वाचित नहीं है, निर्वासित है। अजय सिंह किस क्षेत्र में निर्वासित जीवन, ठीक है ना, निर्वासित जीवन, निर्वासित प्राणी का जीवन व्यतीत कर रहा था। अजय सिंह कौन है, जो हमीर का चाचा है, जिसके 2 बेटे हैं, अजीत सिंह और सुजान सिंह। अजीत सिंह इस बात में घुट घुट कर मर जाता है कि उसने राणा हमीर को घोषित कर दिया, और सुजान सिंह छोड़कर महाराष्ट्र चला जाता है, और ऐसा कहते हैं कि उन्हीं के वंश में आगे चलकर कौन हुए थे, शिवाजी हुए थे। तो किस क्षेत्र में रहता है अजय सिंह, किस क्षेत्र में निर्वासित
प्राणी का जीवन व्यतीत कर रहा था? भैंसवाड़ा में, सरवाड़ा में, केलवाड़ा में, सेलिया में। बताइए कहाँ निर्वासित कर रहा था? तो केलवाड़ा में। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहाँ? केलवाड़ा में। सेलिया क्या था? सेलिया का दुर्ग था जिसे टिक्का दौड़ के रूप में हमीर ने जीता था। सेलिया जो है वो जगह थी जिसे हमीर ने टिक्का दौड़ के रूप में सेलिया के दुर्ग को जीता था। 45 नंबर, दाड़ेती सरदार मुंजा बालेचा के संबंध में असंगत कथन है। मुंजा बालेचा के संबंध में असंगत कथन है। मुंजा बालेचा कौन है? जिसे सबसे पहले हमीर ने मारा था या जिसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया था इस उपन्यास में। वह मुंजा राजपूत था, वह दुष्ट प्रकृति का था, पराक्रमी योद्धा था, हमीर का साथ देता था। ये असंगत है। वह मुंजा राजपूत था, बिल्कुल सही है। वह दुष्ट प्रवृत्ति का था, बिल्कुल सही है। वह पराक्रमी योद्धा था, बिल्कुल सही है। लेकिन हमीर का साथ नहीं देता था, हमीर का विरोधी था, हमीर के साथ उसका युद्ध होता है। समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं। समय की प्रतीक्षा में क्या होता है? अवसर चले जाते हैं। यह कथन किसका है? ए, ब, स या फिर द? किसका है? समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं, तो किसका कथन है? ये हमीर का है। किसका कथन है? हमीर का। ये कथनों के बारे में थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। अजय सिंह का पुत्र था, अजय सिंह का पुत्र था। इनमें से अजय सिंह का पुत्र कौन सा था? हमीर, अजीत सिंह, सुजान सिंह, डी। ये दोनों पुत्र थे, अजीत सिंह व सुजान सिंह। हमीर जो था वो इसका भतीजा था। हमीर जो था वो इसका भतीजा था। अजीत सिंह बड़ा पुत्र था और सुजान सिंह छोटा पुत्र था। सांप के बेटे का काम काटना होता है। सांप के बेटे का काम काटना होता है। खून का टीका उपन्यास से। खून का टीका किसने किया था? खून का टीका जो है शेरा ने किया था। किसको? हमीर को। ठीक है ना। सांप के बेटे का काम काटना होता है। ए, ब, स या फिर द? किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? हमीर का कथन है अजय सिंह से। हमीर का कथन है किससे है? अजय सिंह से। असंभव और नहीं शब्द में मुझे श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं है। असंभव और नहीं शब्द में मुझे श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं है। कथन किसका है? ए, ब, स या फिर द? तो ये कथन है हमीर का। हमीर कहते हैं कि मुझे असंभव शब्द में श्रद्धा और विश्वास जो है वो दोनों नहीं है। आपको भी नहीं होने चाहिए, मुझे भी नहीं है। ठीक है ना। असंभव और नहीं शब्द नहीं होने चाहिए कि तुझसे नहीं होगा या मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं। मुझसे ही होगा और मैं करूँगा। जब और कोई कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? पल भर के लिए उनका पितृत्व उमड़ गया। उनके सामने एक अधखिला फूल था। यह अधखिला फूल किसे कहा गया है? यहाँ अधखिला फूल जो है वो किसे कहा गया है? क्या अधखिला फूल किसे कहा गया है? ए, ब, स या फिर द? तो ब को। हमीर को अधखिला फूल जो कहा गया है। क्यों कहा गया अधखिला फूल? कब की बात है ये बात तब की है जब मुंजा बालेचा जो है उसने अपने आतंक से अजय सिंह को परेशान कर रखा था। तब अजय सिंह अपने दोनों पुत्रों को मुंजा बालेचा को मारने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो दोनों उससे परास्त होकर वापस आ जाते हैं। तब अजय सिंह को हमीर की याद आती है और अजय सिंह हमीर के पास जाते हैं कि आप मुंजा बालेचा से युद्ध लड़ने के लिए कहने के लिए। लेकिन जैसे ही हमीर को देखते हैं तो उसे देखकर कहते हैं कि ये तो अभी अधखिला फूल है और कहाँ वह उतना विशालकाय राक्षस के शरीर वाला मुंजा बालेचा। तो उनका पितृत्व उमड़ जाता है और वो सोचते हैं कि इसको युद्ध के लिए न कहें, लेकिन हमीर नहीं मानता है और अंत में वह मुंजा बालेचा को मौत के घाट उतार देता है। तो यहाँ अधखिला फूल जो है वो हमीर के लिए कहा गया। पल भर के लिए उनका पितृत्व, किन का पितृत्व उमड़ आया था? अजय सिंह का पितृत्व उमड़ आया था। पितृत्व वैसे उमड़ आया कि चाचा का प्यार भी पितृत्व के समान ही होता है, पिता के समान ही होते हैं चाचा जो होते हैं। तो उनके सामने एक अधखिला फूल था। प्रश्न संख्या 51, हमीर ने टिक्का दौड़ की रस्म किस प्रकार पूर्ण की थी? हमीर ने टिक्का दौड़ की रस्म जो है वो किस प्रकार पूर्ण की थी? चित्तौड़ को जीतकर, मुंजा बालेचा को मारकर, बालेचा के दुर्ग पर विजय प्राप्त कर, घुड़दौड़ में विजय प्राप्त कर। तो कैसे प्राप्त की थी? बालेचा के दुर्ग पर विजय प्राप्त करके। बालेचा के दुर्ग पर विजय प्राप्त करके। टिक्का दौड़ की रस्म क्यों करनी पड़ती है? कि जैसे ही कोई महाराणा बनता है तो उसे टिक्का दौड़ की रस्म करनी पड़ती है। महाराणा कौन बना था? महाराणा बना था
कौन बना था महाराणा? महाराणा बना था हमीर, ठीक है ना। किसने बनाया था महाराणा, किसने घोषित किया था महाराणा उनको? अजय सिंह ने, उनके चाचा अजय सिंह ने। चित्तौड़ की प्रजा और भील का हर फला और पाल का मुखिया तथा गमेती आपके चरणों में अपना मस्तक सदा रखेगा। ये कथन किसका है? पवन सिंह का हमीर से, शेरा का हमीर से, मेरा का हमीर से कोई नहीं। तो किसका है ये कथन? तो ये कथन है शेरा का हमीर से। किसका है? शेरा का हमीर से। और यही शेरा जो है वो सीरिया बालेचा के दुर्ग में, या सीरिया बालेचा के दुर्ग को जब जीत रहे थे तब बलिदान दिया था, वीरगति को प्राप्त हुआ था। बालेचा दुर्ग में घुसने का बीड़ा किसने उठाया था? बालेचा दुर्ग में घुसने का बीड़ा किसने उठाया था? पवन सिंह के छोटे भाई खेत सिंह, अनंग सिंह व पवन सिंह, शेरा व मेरा ने, उपयुक्त सभी ने। ए बै सह या फिर दै, तो किसने उठाया था? पवन सिंह के छोटे भाई खेत सिंह ने। पवन सिंह के छोटे भाई खेत सिंह ने सीरिया के दुर्ग में घुसने का बीड़ा उठाया था। और ये खेत सिंह जो है उस समय मारा गया था उस युद्ध में। दुर्ग विजित नहीं हुआ तो राणा जी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कि दुर्ग अगर विजित नहीं हुआ तो राणा जी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। दुर्ग अगर विजित नहीं हुआ तो राणा जी किसी को, राणा जी कौन है यहाँ? हमीर। राणा जी कौन है यहाँ? हमीर है। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं है बैस है या फिर दै, तो कौन कह रहा है? ये कह रहा है खेत सिंह, ठीक है ना। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि उस युद्ध में, उस दुर्ग में प्रवेश करना नामुमकिन जैसा होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है, और अगर कोई प्रवेश करेगा तो वो मारा जाएगा। लेकिन खेत सिंह कहता है कि अब पीछे नहीं हटना है, और खेत सिंह अंदर घुस जाता है, तभी इसको वीरगति प्राप्त होती है। लेकिन उस युद्ध को फिर भी जीत लेते हैं। बालेचा दुर्ग विजय में किन वीरों को वीरगति प्राप्त हुई थी? बालेचा दुर्ग विजय में, ये बालेचा दुर्ग की विजय किस में हुई थी? टिक्का दौड़ के रूप में। तो खेत सिंह और शेरा को, खेत सिंह और शेरा जो थे इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। खेत सिंह और शेरा को वीरगति प्राप्त हुई थी। पहाड़ी चूहों की भांति जीवन निर्वाह करने से अच्छा है, ठीक है ना। पहाड़ी चूहों की भांति जीवन निर्वाह करने से अच्छा है कि एक दिन सम्मान की मृत्यु पा जाए। तो ए बैस है या फिर दै, तो कथन किसका है? कथन है हमीर का। सारी उम्र अपने लक्ष्य को याद करके घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि अपनी पूरी ताकत लगा दी जाए और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। यही आदत है कि पहाड़ी चूहों की भांति जीवन निर्वाह करने की भांति। अगर चूहों की भांति जीवन निर्वाह नहीं करना चाहते तो अपनी जी जान लगा दीजिए और लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और शेरों की तरह जीवन व्यतीत कीजिए। जिनका जीवन सदा तलवार की नोक पर रहता है, जिनके पूर्वजों के बदन घाव से छल्ली होने के बाद भी रणभूमि में शत्रु से लोहा लेते रहते हैं, जिनके पूर्वज बदन के छल्ली होने पर भी, ठीक है ना, जिनका जीवन सदा तलवार की नोक पर रहता है, जिनके पूर्वज बदन के छलनी होने के बाद भी रणभूमि में शत्रु से लोहा लेते रहते हैं। यह कथन किसका है? ए बैस है या फिर दै, तो कथन किसका है? यह कथन है हमीर का। हमीर क्यों कहता है कि जब हमीर सीरिया बालेचा का दुर्ग जीत लेता है तब वो कहता है कि अब मैं चित्तौड़ पर आक्रमण करूंगा, अब मैं रुक नहीं सकता। तब अजय सिंह उसे समझाते हैं, जो उसके चाचा हैं वो उसे समझाते हैं कि मालदेव जो है, जो चित्तौड़ का वर्तमान में शासक है, मालदेव की सेना बहुत बड़ी है और उसे हरा पाना हमारे वश की बात फिलहाल नहीं है, हमें एक बार रुकना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन तब जो है हमीर है वो किसी प्रकार रुकना नहीं चाहता, तब वो ऐसी बातें करता है कि चूहों की भांति जीवन व्यतीत करने से अच्छा है कि एक बार सम्मान की मृत्यु पा जाए, ठीक है ना। दूसरा वो ये कहते हैं कि जिनका जीवन सदा तलवार की नोक पर रहता है, जिनके पूर्वज बदन के छलनी होने के बाद भी रणभूमि में शत्रु से लोहा लेते रहते हैं, तो ऐसे हमीर को इस तरह से छुप छुप कर जीना शोभा नहीं देता है और वो युद्ध करते हैं। और युद्ध में आगे की कहानी आगे देखते हैं क्या होता है। जो राजपूत युद्ध के बिना रहता है अवश्य वर्ण संकर है,
जो राजपूत युद्ध के बिना रहता है अवश्य वर्ण संकर है। ए बै छ या फिर द, तो क्या है बै। ये कथन है अनंग सिंह का। अनंग सिंह सामंत था जो किसका साथ दे रहा था, हमीर का साथ दे रहा था। आगे अनंग सिंह के बारे में क्वेश्चन आएगा, पूरी बात बता देंगे उसी में। मालदेव के साथ हमीर के प्रथम युद्ध से संबंधित असंगत कथन है। मालदेव के साथ हमीर की प्रथम युद्ध से संबंधित असंगत कथन है। मालदेव की पराजय हुई, हमीर की पराजय हुई, हमीर पूरी तरह निराश हो गया, हमीर द्वारका पूरी निकल गया। असंगत कथन देखना है, तो असंगत कथन क्या रहेगा? असंगत कथन रहेगा कि मालदेव की पराजय हुई थी। मालदेव की पराजय हुई थी, ये जो है असंगत कथन है। मालदेव की पराजय हुई थी, ये क्या है? असंगत कथन है, क्योंकि मालदेव के साथ अमीर के प्रथम युद्ध में किसकी जीत? मालदेव की विजय हुई थी, ठीक है ना। और संगत क्या है? हमीर की पराजय हुई थी, हमीर पूरी तरह से निराश हो गया था और हमीर द्वारकापुरी निकल गया था। हमीर जो है वो द्वारकापुरी निकल गया था। द्वारकापुरी जाते हुए गुजरात के खोड़ गांव के अंदर उसे बरबड़ी मिली, बरबड़ी माता मिली थी और उसी बरबड़ी माता ने उसे आशीर्वाद दिया था जीतने का, ठीक है ना। आगे की कहानी आपको बताई हुई है। हमीर अपनी निरुद्देश्य यात्रा में गुजरात के किन गांव पहुंचा? हमीर अपनी निरुद्देश्य यात्रा में गुजरात के किस गांव में पहुंचा था? तो खोड़ गांव में पहुंचा था। किस गांव में? खोड़ गांव में। इकसठ नंबर क्वेश्चन है, हमीर ने अपनी टिक्का दौड़ की रस्म, रचना की जगह क्या रहेगा? रस्म जो है, टिक्का दौड़ की रस्म जो है वो कैसे पूरी की थी? मुंजा बालेचा को मारकर, सीलिया के मजबूत दुर्ग को जीतकर, चित्तौड़ को जीतकर, उपयुक्त सभी। तो कैसे पूरी की थी टिक्का दौड़ की रस्म? सीलिया के मजबूत दुर्ग को जीतकर, सीलिया के मजबूत दुर्ग को जीतकर उन्होंने अपनी टिक्का दौड़ की रस्म पूरी की थी। किसने? हमीर ने। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 62 पर। टिक्का दौड़ की रस्म में कौन कौन मारे गए थे? तो टिक्का दौड़ की रस्म में कौन कौन मारे गए थे? टिक्का दौड़ की रस्म में शेरा और खेतसी मारे गए थे। कौन मारे गए थे? शेरा और खेतसी मारे गए थे। चित्तौड़ के प्रथम युद्ध से संबंधित असंगत कथन है। प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? हमीर व मालदेव के मध्य लड़ा गया था, बिल्कुल सही है। असंगत देखना है। अजय सिंह ने इस युद्ध के लिए प्रतिवाद किया था, बिल्कुल सही है। हमीर को पराजय का सामना करना पड़ा था, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी सही है। तो ये असंगत नहीं है, ये संगत है। चित्तौड़ के प्रथम युद्ध से संबंधित संगत कथन है, तो सभी संगत है, उत्तर आएगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 64, मालदेव से युद्ध हारने के बाद हमीर ने क्या किया? मालदेव से युद्ध हारने के बाद हमीर ने क्या किया था? पुनः युद्ध की तैयारी की, मेवाड़ को छोड़कर अज्ञातवास पर निकल गया, सभी सरदारों को एकत्रित किया, उपयुक्त सभी। तो क्या किया था? मेवाड़ को छोड़कर अज्ञातवास पर निकल गया था। मेवाड़ को छोड़कर मालदेव से युद्ध हारने के बाद, पहला जब युद्ध हार गया था तो अज्ञातवास पर निकल गए थे। किसके लिए? द्वारकापुरी के लिए। कहां? द्वारकापुरी के लिए, ठीक है ना। और फिर रास्ते में वही गुजरात के खोड़ गांव में बरबड़ी मिली थी। चित्तौड़ छोड़ने के बाद हमीर की निराशा को आशा में किसने बदला था? चित्तौड़, जब चित्तौड़ पहला युद्ध हार गया, हारने के बाद अज्ञातवास पर निकल गया। अज्ञातवास पर निकल गया मतलब निराश हो गया, निराश होकर अज्ञातवास पर निकल गया। जब वो निराश था तो उसकी निराशा को आशा में किसने बदला था? तो किसने बदला था? माँ बरबड़ी ने बदला था। किसने बदला था? माँ बरबड़ी ने। हमीर को बरबड़ी के दर्शन किस गांव में हुए थे? हमीर को बरबड़ी के दर्शन किस गांव में हुए थे? तो हमीर को बरबड़ी के दर्शन गुजरात के
खोड़गांव में हुए थे। गुजरात के खोड़गांव में। कहाँ हुए थे बरबड़ी के दर्शन? गुजरात के खोड़गांव में। बरबड़ी के पुत्र का क्या नाम था? तो बरबड़ी के पुत्र का नाम था बारू। बरबड़ी के पुत्र का क्या नाम था? बारू था। बारू कितने घोड़े लेकर हमीर की सहायता के लिए आया था? बारू कितने घोड़े लेकर हमीर की सहायता के लिए आया था? तो कितने घोड़े लेकर आया था? 500 घोड़े। कितने घोड़े लेकर आया था? 500 घोड़े लेकर हमीर की सहायता के लिए आया था। किस युद्ध में? चित्तौड़ के दूसरे युद्ध में। ठीक है ना, चित्तौड़ के दूसरे युद्ध में। और दूसरे युद्ध में वहां मालदेव नहीं था, वहां जैसा था। ये बात याद रख लेना। ठीक है ना, वहां कौन था? जैसा था। जैसा के साथ युद्ध हुआ था और इस बारू की वजह से ही हमीर जीत पाया था, क्योंकि यह स्वयं भी बहुत मतलब कह सकते हैं सूरवीर योद्धा था। और जो 500 इसके घोड़े थे वो भी मालदेव किसे चित्तौड़ का राज देकर स्वयं जालौर चला गया? मालदेव किसे चित्तौड़ का राज देकर स्वयं जालौर चला गया था? तो जैसा को। किसको? जैसा को। और जैसा कौन था? जैसा मालदेव का बड़ा पुत्र था। मालदेव के 2 पुत्र थे, बड़ा बेटा जैसा और छोटा बेटा हरिसिंह था, जहां तक मुझे पता है। हमीर के पास किसकी पुत्री का विवाह का आमंत्रण आया था? हमीर के पास किसकी पुत्री का? तो मालदेव की पुत्री का आमंत्रण आया था। अब मालदेव ही उसका शत्रु था, उसकी पुत्री का आमंत्रण क्यों आया था? वो इसलिए आया था कि मालदेव चाहता था कि किसी तरह से इस तरह से उसको यहां बुला लिया जाएगा और यहां बुलाकर हम उसको मार देंगे। लेकिन अमीर की सेना देखकर वो मार नहीं पाते हैं और उसको विवाह, मजबूरी वश उसको विवाह करना ही पड़ता है। मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव हमीर के पास क्यों भिजवाया? मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव हमीर के पास क्यों भिजवाया? ए बैस है या फिर द? मालदेव के कोई पुत्र नहीं था। मालदेव अमीर के शौर्य से प्रभावित हो गया था। मालदेव को अपनी हार का डर था। मालदेव को धोखे से अमीर को खत्म करना चाहता था। मालदेव जो है मालदेव धोखे से अमीर को खत्म करना चाहता था। मालदेव जो है वो धोखे से अमीर को खत्म करना चाहता था। राजकुमारी के बाल विवाह की जो बात है वो किसने फैलाई थी? राजकुमारी के बाल विवाह की जो बात है वो किसने फैलाई थी? मोजीराम ने। अब आप मोजीराम ने क्यों फैलाई थी? क्योंकि उसको किसने कहा था? उसको मालदेव ने कहा था, क्योंकि मालदेव ने अपनी बेटी के विवाह का आमंत्रण हमीर को भेजा था। उन्होंने सोचा कि हमीर जब यहाँ आएगा तो हम उसको मौत के घाट उतार देंगे या उसे मार देंगे। लेकिन हमीर की सेना देखकर और चारों तरफ गढ़ के, चित्तौड़ दुर्ग के जो चारों तरफ बारू के 500 घोड़े घूम रहे थे, उनको देखकर वो घबरा गए। उन्हें लगा कि अब हम युद्ध में इनसे जीत नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया? ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि किस तरह से इसको बचाया जाए। तो उन्होंने अपने जो प्रसिद्ध सलाहकार थे, मालदेव के जो प्रसिद्ध सलाहकार थे या विश्वास पात्र थे, मोजीराम, उनको उन्होंने बुलाया और बुलाकर कहा कि ऐसा कोई उपाय निकलिए। तब मोजीराम ने कहा कि अपने ये अफवाह फैला देते हैं कि जो राजकुमारी है वो बाल विधवा है और कोई भी राजकुमार या राजा जो है वो बाल विधवा से विवाह नहीं करेगा। वैसे भी राजपूतों में बाल विधवा से विवाह नहीं किया जाता है, तो वो विधवा नहीं करेंगे और वो ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन हमीर को बरबड़ी का वो आशीर्वाद याद आ जाता है कि तुम्हें आमंत्रण आएगा, तुम्हें उस लड़की से विवाह करना होगा और वही तुम्हें चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करवाएगी। इसलिए वो कहीं न कहीं ये सोचता है कि मुझे ये विवाह करना ही होगा। और दूसरी बात, उसे जो बारू है वो 500 घोड़े लेकर आया हुआ था और बरबड़ी का बेटा था, तो उसे कहीं लग रहा था कि अगर मैंने विवाह से इनकार कर दिया तो बारू को ऐसा लगेगा कि उसकी माता का जो वचन है, जो आशीर्वाद है, वो गलत सिद्ध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कहीं वह विद्रोह ना कर दे और कहीं मैं यहाँ मारा ना जाऊं, तो कहीं वो भी डर था, इसलिए वो उससे विवाह कर लेता है। इसलिए ये जो बात है फैलाई जाती है कि राजकुमारी के बाल विवाह की बात फैलाई जाती है। विधवा विवाह हमारे धर्म के विरुद्ध है।
विधवा विवाह जो है वो हमारे धर्म के विरुद्ध है। कथन किसका है? ए बैस है या फिर द। विधवा विवाह जो है वो हमारे धर्म के विरुद्ध है। कथन किसका है? पवन सिंह का है। ठीक है ना, पवन सिंह का है। राणा हमीर तो कह ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने तो विवाह करना ही था। अजय सिंह चाचा थे, ये कह सकते हैं, मालदेव कहने से ही रहा। ठीक है ना, तो ये दो लोगों में से है, पवन सिंह अजय सिंह में से। तो किसने कहा था? पवन सिंह ने कहा था। अजय सिंह थोड़ा अच्छा इंसान था तो हो सकता है वो न कहे। हमीर ने दहेज में किसे मांगा था? हमीर ने दहेज में किसे मांगा था? हमीर ने दहेज ने मोजीराम को मांगा था। और यही मोजीराम जो चित्तौड़ विजय में मील का पत्थर साबित हुआ था। हमीर ने जैसा के सैनिकों से लूटा गया धन लौटा क्यों दिया था? हमीर ने जैसा के सैनिकों से लूटा गया धन लौटा क्यों दिया था? हमीर के मन में एक योजना आ गई थी। किसके लिए? जैसा का विश्वास प्राप्त करने के लिए। जैसा का विश्वास प्राप्त करने के लिए। अब एक बार क्या, जैसा की सेना निकल रही थी और जो शायद जेत सिंह है, पवन सिंह का बेटा था शायद जेत सिंह। ठीक है ना, आगे और आ जाएगा। पवन सिंह का बेटा, पवन सिंह का बेटा था जेत सिंह। जेत सिंह ने वहां से धन लूट लिया था, जैसा के सैनिकों से धन लूट लिया था, लगभग 2.5 लाख रुपए था। लेकिन हमीर ने क्या किया? वो 2.5 लाख रुपए वापस लौटा दिए थे। इसलिए क्योंकि वो जैसा का विश्वास जीतना चाहता था। चित्तौड़ पर राज किसका था उस वक्त? जैसा का राज था। वो जैसा का विश्वास जीतना चाहता था और उसे ये विश्वास दिलाना चाहता था कि हमीर जो है वो उसके खिलाफ अब युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। अब वो किसी प्रकार की उनके बीच में शत्रुता नहीं है। ये गलती से किसी ने लूट लिया हमारे सैनिकों ने, इसलिए हम आपको वापस पहुंचा रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने पवन सिंह और मोजीराम को भी साथ में भेजा था, ताकि वहां वो जाकर ऐसा माहौल बना सके कि हमीर जो है वो किसी प्रकार की कोई सैनिक तैयारी नहीं कर रहे हैं और हमीर के मन में किसी प्रकार के युद्ध की कोई इच्छा नहीं है। और ऐसा उसके मन में अच्छे से विश्वास दिला दिया जाता है, जिससे जैसा अपने युद्ध की तैयारी करना बंद कर देता है। और लेकिन हमीर अपनी तैयारी करता रहता है और जैसे ही मौका मिलता है वो युद्ध करता है और जीत जाता है। हमीर ने रानी को चित्तौड़ भेजने के लिए क्या बहाना बनाया? हमीर ने रानी को चित्तौड़ भेजने के लिए क्या बहाना बनाया? रानी बीमार है, शिशु पर कुल देवता का दोष है, वह उनसे संधि करना चाहता है। तो शिशु पर कुल देवता का दोष है। अब रानी को चित्तौड़ क्यों भेजना चाहता था? चित्तौड़ कौन था? राणा हमीर। तो हमीर राणा तो बन गया था, लेकिन वो चित्तौड़ का शासक नहीं था। चित्तौड़ का शासक कौन था? चित्तौड़ का शासक था जैसा। ठीक है ना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता था और चित्तौड़ को जीतकर वो किसको दे गए थे? मालदेव को दे गए थे। मालदेव कहाँ का शासक था? मालदेव जालोर का शासक था। कुछ समय तक मालदेव ने जालोर पर शासन किया, चित्तौड़ पर शासन किया। उसके बाद मालदेव अपने बड़े बेटे जैसा को चित्तौड़ सौंपकर वापस जालोर चला जाता है। और पीछे से क्या किया? हमीर ने उसको विश्वास में ले लिया, जैसा को। ठीक है ना, और हमीर के घर पर कौन थी? जो पत्नी थी उसकी, वो जैसा की बहन थी। तो वो जैसा की बहन को बार बार ये याद दिलवाता रहता है कि किस प्रकार जो है उन लोगों ने आपका बाल विधवा होते हुए भी विवाह कर दिया, जो गलत है। वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं। और बार बार उसका विश्वास जीतने की कोशिश करता है। और जो लोगों के ताने जो होते हैं वो भी उसको, जो मतलब राणा हमीर की पत्नी होती है, उसको मिलते रहते हैं। तो वो कहीं न कहीं ये चाहती है कि चित्तौड़ पर राणा का अधिकार हो जाए, और उसकी वजह से हो जाएगा तो लोगों के बीच में उसका भी मान सम्मान बढ़ जाएगा। उसको ये विश्वास ही नहीं होता कि वो बाल विधवा नहीं है। उसको लगता है कि वो बाल विधवा है, उसने कहीं न कहीं अन्याय किया है, उसने कहीं न कहीं पाप किया है। ठीक है ना, और उस पाप से जो छुटकारा दिलाया जा सकता है, पति ने जो उस पर एहसान किया है, एक बाल विधवा से विवाह करके जो एहसान किया है, उस एहसान को कैसे चुकाया जा सकता है? तो वो इसी तरह से चुकाया जा सकता है। तो वो तैयार हो जाती है चित्तौड़ पर राणा को जिताने के लिए। चित्तौड़ जो है राणा को जिताने के लिए, युद्ध में राणा हमीर का साथ देने के लिए और अपने भाई का विरोध करने के लिए। अब जो है रानी को और उसके साथ
मौजी राम को, 2 लोगों को ये तैयार किया जाता है कि आप लोग जो है वहां जाएंगे, जैसा के पास चित्तौड़ जाएंगे और वहां पर वो माहौल तैयार करेंगे कि हमें वहां की सारी सूचनाएं देंगे और उचित समय पाकर हमें सूचित कर देंगे और हम आक्रमण कर देंगे ताकि हम युद्ध चित्तौड़ को जीत सके। तो वो वहां जाकर इस प्रकार से माहौल बनाते हैं कि हमीर बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहा है और जो मौजी राम है वो वहां जाकर क्या करता है, जो द्वारपाल होते हैं, जो द्वार रक्षक होते हैं, उनको उत्कोच देकर, उनको रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लेता है और जब सही समय आता है तो वह हमीर को सूचित करता है। हमीर पूरे बल के साथ, पूरी सेना के साथ वहाँ पहुँचता है और अब ये होता है कि कोई भी दुर्ग होता है उसे जीतना मुश्किल होता है जब तक दरवाज़ा नहीं खुले, और दरवाज़ा टूटता नहीं है। दरवाज़ा, बड़े बड़े दरवाजे होते थे, दीवारों से भी अंदर जाया नहीं जा सकता था। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े लोग भी दुर्ग को जीत नहीं पाते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, वो उत्कोच देकर उनको अपने साथ मिला लिया और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था। अब दरवाज़ा खोल दिया तो उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और चित्तौड़ को उन्होंने जीत लिया था इस तरह से। तो शिशु, उन्होंने अब रानी को भेजना था तो रानी को क्या कर भेजा कि शिशु पर, रानी के जो पुत्र हुआ था, हमीर का जो पुत्र था, उन्होंने कहा कि इस पर कुल देवता का दोष है। रानी कहती है कि मैंने वहाँ पर कोई मन्नत मांगी थी, उस मन्नत को पूरा करने के लिए मुझे वहीं आना पड़ेगा, इसलिए मैं आ रही हूँ। और ऐसा कहकर वो चली जाती है और मौजी राम को इसलिए भेजते हैं कि उनको लगेगा कि मौजी राम तो हमारा ही व्यक्ति है, क्योंकि वो पहले मालदेव का विश्वास पात्र रहता है। लेकिन मौजी राम कटप्पा की तरह ऐसा व्यक्ति होता है कि जो उसका मालिक है वो उसी का विश्वास पात्र रहेगा। पहले कौन मालिक था इससे उसको कोई औचित्य नहीं होता, इससे उसको कोई मतलब नहीं रहता। 77 नंबर प्रश्न, रानी के साथ जैसा के पास चित्तौड़ कौन गया था? रानी के साथ जैसा के पास चित्तौड़ कौन गया था? बता ही दिया, मौजी राम कामदार। मौजी राम कामदार। चित्तौड़ दुर्ग के द्वारपालों को किसने उत्कोच देकर अपनी तरफ मिला लिया था? चित्तौड़ दुर्ग के द्वारपालों को किसने उत्कोच देकर अपनी तरफ मिला लिया था? तो ए, बै, छ या फिर द, तो किसने? मौजी राम, पूरा नाम था मौजी राम कामदार ने। चित्तौड़ युद्ध से संबंधित असंगत कथन है। चित्तौड़ युद्ध से संबंधित संगत कथन है। चित्तौड़ युद्ध, ये कौन सा युद्ध है? दूसरा युद्ध है। ये कौन सा युद्ध है? ये दूसरा युद्ध है चित्तौड़ का, ठीक है ना। प्रथम टुकड़ी अनंग सिंह के निर्देश में, दूसरी टुकड़ी मेरा के निर्देश में, तीसरी टुकड़ी जैत सिंह के निर्देश में और उपयुक्त सभी। तो उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। याद रख लेना आप भी कि पहली टुकड़ी जो थी वो किसके थी? अनंग सिंह की, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा अनंग सिंह ही था। दूसरी टुकड़ी किसके? मेरा के, क्योंकि मेरा का भाई जो शेरा था वो तो मारा गया था। तीसरी टुकड़ी जो जैत सिंह, ये जैत सिंह जो था ये पवन सिंह का बेटा था। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप याद रख लेना मन में, आप भी, मेरे दिमाग से निकल सकता है। जैत सिंह के अलावा खेत सिंह का बेटा भी हो सकता है। आगे होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो जैसे ही क्वेश्चन आंसर होते हैं उनमें अंदर पिन मैं कर दूंगा, पिन करके लिख देता हूँ, आप देख ले यूट्यूब पर जो उत्तर रहते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। जैत सिंह के निर्देश में था, तीसरी टुकड़ी जो जैत सिंह के निर्देश में थी। और ये था कि जो टुकड़ी पहले दुर्ग में प्रवेश करेगी उसका नेतृत्व जो है, उसका नेतृत्व कौन करेगा? उसका नेतृत्व हमीर करेंगे। चित्तौड़ का दूसरा युद्ध कहां हुआ था? तो चित्तौड़ का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो कहां हुआ था? ए, बै, छ या फिर द। चित्तौड़ का दूसरा युद्ध कहां हुआ था? पड़ालपोल। यहां पर पड़ालपोल लिखा है, हो सकता है पाड़नपोल भी हो सकता है और पड़ालपोल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, ध्यान रखें आप। पड़ालपोल, ठीक है ना, पाड़नपोल भी हो सकता है, मुझे पाड़नपोल याद आ रहा है, पड़ालपोल भी हो सकता है, ठीक है ना। चित्तौड़ का दूसरा युद्ध, सीलिया के निकट तो वो दुर्ग पहला युद्ध हुआ ही था, सीलिया बालेचा के दुर्ग वाला, ठीक है ना। पिपाड़ क्षेत्र नहीं है, ये जैतपुर भी नहीं है। चित्तौड़ युद्ध से संबंधित असंगत कथन है। चित्तौड़ युद्ध से संबंधित असंगत कथन है, ये दूसरा चित्तौड़ का युद्ध है, ये याद रख लेना है। चित्तौड़ युद्ध दूसरा चित्तौड़ युद्ध है। युद्ध में जैसा के हाथों अनंग सिंह मारा गया, युद्ध में जैसा असंगत देखना है। युद्ध में जैसा हमीर के हाथों मारा गया, युद्ध में हमीर की विजय हुई, युद्ध में जैसा भाग गया। तो असंगत क्या है? असंगत है युद्ध में जैसा हमीर के हाथों मारा गया, ये असंगत है, ठीक है ना, क्योंकि युद्ध में जैसा हमीर के हाथों मारा नहीं गया था, युद्ध में जैसा जो है वो घोड़े पर चढ़कर भाग गया था।
युद्ध में जैसा के हाथों अनंग सिंह मारा गया था। अनंग सिंह कैसे मारा गया था? इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है और युद्ध करते हुए अनंग सिंह का पांव फिसल जाता है और वो दुर्ग से गिरकर मर जाता है। युद्ध में हमीर की विजय हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। युद्ध में जैसा भाग गया था, ये भी बिल्कुल सही है। मोहम्मद तुगलक और जैसा की सम्मिलित सेना के मध्य युद्ध कहां लड़ा गया था? मोहम्मद तुगलक और जैसा की सम्मिलित सेना के मध्य युद्ध कहां लड़ा गया था? ठीक है ना, ए बै से या फिर द, तो कहां? सिगोली में। कहां लड़ा गया था? सिगोली में। इन दोनों के बीच में युद्ध सिगोली में लड़ा गया था। अब मोहम्मद तुगलक और जैसा इकट्ठे कैसे हो गए तो वो भी बता दूं, एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, क्योंकि चित्तौड़ को किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का शासक था? वो दिल्ली का शासक था। अब समय निकलते निकलते दिल्ली पर किसका शासन हो गया था? मोहम्मद तुगलक का शासन हो गया था। तुगलक वंश वहां आ गया था। और इधर चित्तौड़ जो है अलाउद्दीन खिलजी किसको देकर चला गया था? वो मालदेव को चला गया था। और वैसे जो चित्तौड़ है वो किसके अधीन था? दिल्ली के अधीन था। ठीक है ना, तो चित्तौड़ जो है वो दिल्ली का राज्य हुआ, दिल्ली के अधीन था। अब चित्तौड़ पर कौन शासन कर रहा था? जैसा कर रहा था। अब जैसा को हरा दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली से संपर्क टूटा। तो जैसा किसके पास जाएगा? क्योंकि जैसा किसके लिए काम कर रहा था? दिल्ली वालों के लिए। और दिल्ली पर किसका राज था? मोहम्मद तुगलक का था। अब मोहम्मद तुगलक के पास गया तो मोहम्मद तुगलक ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, अपने अभी हरा देते हैं। कौन सा ऐसे छोटे मोटे राजा को अपने क्या समझते हैं? ठीक है ना। अब वो दिल्ली से सेना लेकर आते हैं। कौन सी जगह पर आते हैं? सिगोली वाली जगह, सिगोली स्थान पर आते हैं। वहां पर दोनों में भयंकर युद्ध होता है। लेकिन उस युद्ध में जैसा मोहम्मद तुगलक ने सोचा नहीं था, हमेशा जैसा मोहम्मद तुगलक के साथ हुआ था वैसा ही यहां पर भी होता है और मोहम्मद तुगलक जो है हार जाता है। सिगोली युद्ध का क्या परिणाम रहा? सिगोली युद्ध का क्या परिणाम रहा बता चुका हूं, वैसे फिर से बता देना चाहता हूं। मोहम्मद तुगलक व जैसा को बंदी बना लिया गया, बिल्कुल सही है। मोहम्मद तुगलक व जैसा दोनों को बंदी बना लिया, मारा नहीं। मोहम्मद तुगलक को 50 लाख लेकर छोड़ दिया, बिल्कुल सही है। कितने? 50 लाख रुपए लेकर मोहम्मद तुगलक को छोड़ दिया। जैसा को कुछ गांव देकर छोड़ दिया, बिल्कुल सही है। जैसा को भी कुछ गांव देकर छोड़ दिया था क्योंकि वो अनुनय विनय करने लग गया था, हाथ जोड़ने लग गया था। अब ये 50 लाख रुपए देकर क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि सभी जो है सेना के सभी लोग जो थे वो सभी ये कहने लगे थे कि इसको छोड़ना नहीं है, इसको मार दिया जाए। क्योंकि जैसे गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी वैसी गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था और दूसरी बार मोहम्मद गोरी जीत गए थे। तो ये फिर से सेना लेकर आक्रमण करेगा और जीत जाएगा। लेकिन हमीर को ऐसा लगता है कि वर्तमान में बार बार युद्ध करने से चित्तौड़ की जो आर्थिक स्थिति है, कहने का तात्पर्य है कि इसमें शुरुआत में ही बताया गया है, जो यादवेंद्र शर्मा चंद्र है वो भूमिका में भी लिखते हैं कि हमीर जो वर्तमान के जो शासक है वही दूरदर्शी नहीं है, पहले के शासक थे वो भी दूरदर्शी हुआ करते थे। तो हमीर को कहीं न कहीं व्यक्तिगत भावनाएं नजर नहीं आती। व्यक्तिगत उसको बहुत क्रोध होता है कि चित्तौड़ को जीता है तो मैं जैसा को भी मार दूं और किसको? मोहम्मद तुगलक को भी मार दूं, लेकिन वो मारता नहीं है। वो क्या करता है? उसको लगता है कि चित्तौड़ की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक कमजोर हो चुकी है। उस आर्थिक स्थिति को पहली हमारी वीरता जो है, हमारा देश है, हमारा राज्य है, हमारे राज्य की जनता है, तो पहले जो है उसको जो समृद्ध किया जाए। तो इसके लिए वो उसे 50 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ देता है। किसको? मोहम्मद तुगलक को। ये अपना कोर्स है, अपना संकुल मार्गदर्शन का ऐप आ गया, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से 100 टेस्ट की जो वीडियो है, लगभग 100 टेस्ट है तो लगभग 150 घंटे की जो वो वीडियो रहेगी, शुक्ल और नगेंद्र दोनों के हिंदी साहित्य के इतिहास से सिर्फ 500 रुपये के अंदर वहाँ आपको उपलब्ध होगी। ठीक है। और ये संस्कृत शिक्षा वाले जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि 100 वीडियो टेस्ट जो है सिर्फ 200 रुपये में आपको उपलब्ध होने वाले हैं। और 100 से ये ज़्यादा ही रहेंगे। इसके साथ साथ इसमें व्याकरण के पूरे टेस्ट रहेंगे, काव्य शास्त्र के रहेंगे, संपूर्ण साहित्य के रहेंगे। साहित्य में न केवल आदिकाल से लेकर नई कविता तक, बल्कि जो विधाएं हैं उनके भी सभी टेस्ट रहेंगे। राजभाषा से संबंधित भी टेस्ट इसमें होगा। उसके अलावा संपूर्ण स्नातक स्तरीय रचनाएं हैं उनके भी टेस्ट होंगे। टेस्टों के जो वीडियो रहेंगे
और प्रत्येक बिंदु पर लगभग 2 या 3 वीडियो रहेंगे। इसके अलावा PDF वगैरह भी वहाँ उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा, और ट्रिक वगैरह या नया अभी जो चल रहा है, तो दिसंबर में जैसे एग्ज़ाम होगा तब तक मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से छोटी क्लासें और कुछ अच्छा करवा पाओ, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो सके। ठीक है ना। तो चलते हैं खून का टीका से आगे। प्रश्न संख्या 84 पर, चित्तौड़ की रक्षा चाहते हो तो मुकुटधारी राजपुत्रों का बलिदान दो। चित्तौड़ की रक्षा चाहते हो तो मुकुटधारी राजपुत्रों का बलिदान दो, आपको महाराणा के लिए बलिदान दो, आपके महाराणा के लिए बलिदान दो। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन जो है वो किसका है? ए, ब, स या फिर द, 1, 2, 3 या फिर 4। तो उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन है कुल देवी का। किसका कथन है? 2 नंबर पर कुल देवी का कथन है। इस प्रकार के कथन, थोड़े से कथन है, मेरे जो क्वेश्चन आंसर है उनमें भी बताया गया है। बाकी ये PDF जो है, इसकी PDF जो है वो अपना जो ऐप है उसमें फ्री नोट्स नाम से एक ऐप है, फोल्डर है, उस फोल्डर में ये PDF जो है वो मिल जाएगी। पीछे जो सारांश करवाया है उसकी PDF भी वहाँ मैंने डाल दी है, आप देख सकते हैं। अभी चाहे तो अभी जाकर देख लेना चाहिए, बीच में उसकी डाल दी है वीडियो PDF फ्री नोट्स में। और जो 1 से 40 क्वेश्चन कराए उसकी मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो आज ही डलवा दूंगा मैं। और इसके साथ साथ ये इसकी PDF भी वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी। उस सभी में आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन, इस प्रकार के जो है, मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, तो ये किसका रहेगा? देवी का रहेगा। ये कथन भी किसका है? ये भी देवी का है। लेकिन एक जगह जो राणा लाखा का, लक्ष्मण सिंह उर्फ लाखा का भी एक जगह कथन आता है, तो वहाँ ये कहते हैं कि देवी बलिदान मांग रही है, उसे बलिदान देना होगा, उससे चित्तौड़ की रक्षा के लिए देवी को बलिदान करना होगा। तो ऐसा कहते हैं, तो वो लक्ष्मण सिंह का कथन है। ये थोड़ा सा ध्यान लगा लेना। युद्ध क्यों होता है? युद्ध क्यों होता है? युद्ध क्यों होता है? मनुष्य को इतनी निर्दयता से क्यों मारता है? इतनी है, ये ध्यान लगा लेना। इतनी निर्दयता से क्यों मारता है? युद्ध का मूल कारण है मनुष्य की अधिकार लिप्सा, रूप और अर्थ की चिरंतन भूख। उपयुक्त कथन किसका है? ए, ब, स या फिर द। उपयुक्त कथन किसका है? अरि सिंह का। ये अरि सिंह का कथन है। अरि सिंह जब युद्ध में जाता है तो वहाँ वह ये बातें सोचता है कि युद्ध क्यों होता है। और रूप, हम भी जानते हैं कि जितने भी अधिकतर जो युद्ध लड़ गए थे वो जर और जोरू के लिए ही लड़े गए थे। जर और जोरू के लिए ही लड़े गए थे। और बड़े युद्धों की बात करें तो चाहे आप महाभारत ले लो, वो द्रौपदी को लेकर लड़ा गया था। द्रौपदी और उस राज्य को लेकर लड़ा गया था। अगर हम रामायण की बात करें तो वो युद्ध भी जो लड़ा गया था उसके पीछे मूल कारण राज्य और स्त्री ही थी। राज्य इसलिए क्योंकि अगर राज्य की लिप्सा अगर किसी को नहीं होती, कैकेयी को अगर राज्य की लिप्सा नहीं होती अपने पुत्र के लिए, तो वो वनवास में जाते ही नहीं राम, और वो सारी क्रियाएं नहीं हो पाती। तो ये जो कारण रहे हैं। बाकी वर्तमान समय के तो कहना ही क्या, वो तो इसी काम के लिए युद्ध होते हैं। धन लिप्सा बहुत अधिक बढ़ गई है। अब हमारा समय समाप्त हो गया है। अब हमें भी सम्राग्नि में आहुति दे देनी चाहिए। अब हमारा समय समाप्त हो गया है। अब हमें भी सम्राग्नि में, समराग्नि युद्ध की अग्नि के अंदर, ठीक है ना, आहुति दे देनी चाहिए। उपयुक्त कथन किसका है? ए, ब, स या फिर द। तो किसका है? लाखा का। ये कथन किसका है? लाखा का है। याद रख लेना अच्छे से, कथन किसका है? ये लाखा का है, क्योंकि युद्ध में सभी मारे गए थे ना। संसार में यदि कोई वस्तु अमर है, संसार में यदि कोई वस्तु अमर है तो मृत्यु, मौत ही अमर है। एक दिन तुम्हें भी मिट्टी में मिलना है। उपयुक्त कथन किसका है? ए, ब, स या फिर द। तो कथन किसका है? ये कथन है एक वृद्धा का कथन है, जो किससे कहती है? वो अलाउद्दीन खिलजी से कहती है। ठीक है ना, किससे कहती है? वो अलाउद्दीन खिलजी से। याद रख लेना। लाभ हानि देखना व्यापारियों का काम है। उपयुक्त कथन किसका है? लाभ हानि देखना व्यापारियों का काम है। उपयुक्त कथन जो है वो किसका है? तो वो है राणा हमीर का कथन है। किसका कथन है? राणा हमीर का। जहां मेवाड़ के कर्णधारों का, जहां मेवाड़ के
कर्णधारों का पसीना बहेगा वहां हमारा खून बहेगा। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? ए, बै, से या फिर द। तो उपयुक्त कथन किसका है? शेरा का है। शेरा और मेरा दो भाई थे, तो शेरा ने कहा था ये दोनों के दोनों भील योद्धा थे। दोनों के दोनों क्या थे? भील योद्धा थे। ऐसा ही कथन एक किसका है? ऐसा ही कथन एक जैसा का भी है। ऐसा ही कथन एक जैसा के भी है, लेकिन वहां वो कहता है कि जहां मेवाड़ का खून बहेगा, जहां पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा। यहां क्या है? हमारा। ये याद रख लेना। वीरों के लिए युद्ध कभी अभिशाप नहीं होता। उपयुक्त कथन किसका है? वीरों के लिए युद्ध कभी अभिशाप नहीं होता। उपयुक्त कथन किसका है? अनंग सिंह का। किसका कथन है ये? अनंग सिंह का। टिक्का दौड़ में तुमने अपनी दोनों भुजाएं खो दी हैं। टिक्का दौड़ में तुमने अपनी दोनों भुजाएं कटा ली हैं। अजय सिंह ने यहां दो भुजाएं किनको कहा है? ठीक है ना, तो किनको कहा है? शेरा और खेतसी को। शेरा और खेतसी को, क्योंकि टिक्का दौड़ जो सीलिया का बालेचा दुर्ग जीता था उसके अंदर शेरा और खेतसी मारे गए थे। और यह कथन किसका है? अजय सिंह का। किससे है? हमीर से। युद्ध ही योद्धा की महान लिप्सा होती है। युद्ध ही योद्धा की महान लिप्सा होती है। उपयुक्त कथन किसका है? 1 2 3 4 किसका है? तो ये कथन किसका है? राणा। अच्छा, ये कथन है अनंग सिंह का। किसका कथन है ये? अनंग सिंह का है। अनंग सिंह जो है युद्ध प्रिय था। ये कथन किसका है? अनंग सिंह का है कि युद्ध ही योद्धा की महान लिप्सा होती है। अनंग सिंह ही कहता है कि जो राजपूत युद्ध करने से डरता है वो अवश्य ही वर्ण संकर है। क्वेश्चन संख्या 93, भगवती मां को खून दो। भगवती मां को खून दो, उसके खप्पर को रंड मुंड से भर दो, वह आपको स्वतंत्रता देगी, आपकी जन्मभूमि को मान मर्यादा देगी। उपयुक्त कथन किसका है? बताइए किसका है उपयुक्त कथन? 1 2 3 या फिर 4। तो किसका है उपयुक्त कथन? अनंग सिंह का। ये युद्ध वाले कथन किसके हैं अधिकतर? अनंग सिंह या फिर राणा हमीर के। याद रख लेना। भगवती मां को खून दो, उसके खप्पर को रंड मुंड से भर दो, वह आपको स्वतंत्रता देगी, आपकी जन्मभूमि को मान मर्यादा देगी। युद्ध की ओर से कभी भी उदासीन न रहो। वीर के लिए युद्ध न करने का विचार ही मृत्यु है। युद्ध की ओर से कभी भी उदासीन न रहो। वीर के लिए युद्ध न करने का विचार ही मृत्यु है। उपयुक्त कथन किसका है? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द। तो किसका है? अनंग सिंह का। किसका है? अनंग सिंह का। बीच में आपको बता दूं कि इसके साथ साथ जो भी स्नातक स्तरीय जो भी रचनाएं हैं वो भी करवा दी जाएंगी। विशेषकर वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए जो भी स्नातक स्तरीय रचनाएं सबसे पहले वो करवाई जाएगी। और उसके साथ साथ बीच बीच में आप लोग जुड़े रहें कि संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में सिद्ध साहित्य से लेकर आधुनिक काल तक जहाँ तक हो सका मैं करवाने का प्रयास करूँगा। सिद्ध साहित्य से लेकर छोटे रूप में, कि छोटे रूप में आपको आसानी से जाते हुए अगर रिवाइज मारना हो तो उसकी रिवाइज आप मार सको। जो राजपूत युद्ध से जी चुराता है वह नरक का भागी होता है। जो राजपूत युद्ध से जी चुराता है वह नरक का भागी होता है, वह कभी पाप से मुक्त नहीं होता। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? तो अनंग सिंह का। ये सारे कथन अनंग सिंह के हैं। आप चाहो तो इनको अलग से छांट लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ये याद रख लेना। युद्ध युद्ध युद्ध, मेवाड़ का हर बेटा ढाल तलवार की बात करता है। युद्ध युद्ध युद्ध, मेवाड़ का हर बेटा ढाल तलवार की बात करता है, विरोध, प्रतिशोध, संघर्ष की बात करता है। किंतु उस युद्ध से लाभ ही क्या जो मनुष्य को ऐसी भयंकर पराजय दे जाए जिसका परिणाम जीवित मृत्यु सदृश हो। जीवित मृत्यु सदृश हो। उपयुक्त कथन किसका है? ए, बै, से या फिर द। उपयुक्त कथन जो है वो किसका है? तो किसका है कथन? अजय सिंह का। किसका कथन है ये? अजय सिंह का। क्योंकि अजय सिंह को यहाँ पर गांधी जी के समान बताया गया है, अहिंसा का समर्थक बताया गया है।
अजय सिंह को क्या बताया गया है? अहिंसा का समर्थक इसमें बताया गया है। मैं वह प्राणी हूं जो केवल अपने स्वामी का हुक्म मानना ही अपने जीवन का परम धर्म समझता है। मैं वह प्राणी हूं जो अपने स्वामी का हुक्म मानना ही अपने जीवन का परम धर्म समझता है, चाहे मेरे स्वामी सदा ही क्यों न बदलते रहें। उपयुक्त कथन किसका है? ए बै स या फिर द? ए बै स या फिर द तो कौन है? चारण अमरदान, मोजीराम, सॉरी मोजीराम कामदार, ये है, ठीक है ना। आपका साहस और व्यवहार भावी पीढ़ी के लिए एक दृष्टांत रहेगा। आपका साहस और व्यवहार भावी पीढ़ी के लिए एक दृष्टांत रहेगा। लोग विधवाओं को भी सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? ए बैस है या फिर द तो किसका है? रानी का है। उपयुक्त कथन हमीर की रानी का है। और रानी का कथन किसके लिए है? तो ये कथन जो है राणा हमीर के लिए है। वो राणा हमीर से ऐसा कहती है क्योंकि राणा हमीर को ये ज्ञात होता है कि ये बाल विधवा होते हुए भी जान करके भी वो उससे विवाह करता है और उसको सम्मान देता है, जबकि कारण कुछ और ही था। देश को बादशाह के सिर की नहीं धन की आवश्यकता है। देश को बादशाह के सिर की नहीं धन की आवश्यकता है। ए बैस है या फिर द तो उत्तर किसका है? उत्तर क्या है इसका? उत्तर बरबड़ी है। मुझे बरबड़ी याद आ रहा है, बाकी एक बार और देख लेंगे, ठीक है ना। देश को बादशाह के सिर की नहीं धन की आवश्यकता है। या तो बरबड़ी होगा या राणा हमीर होगा। मैं देख कर पिन कर दूंगा। एक आधा % है, वैसे ज़्यादा बरबड़ी का ही चांस है। मैं आपका सेवक रहूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपका सेवक रहूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। राणा जी मैं आपकी गाय हूं। मैं आपका सेवक रहूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। राणा जी मैं आपकी गाय हूं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है जैसा का। किसका कथन है? जैसा का। ये कब है? ये कथन अंतिम समय में होता है, जब अंतिम युद्ध सिगोली का युद्ध होता है। उसमें मोहम्मद तुगलक होता है और साथ में जैसा होता है। अब दोनों के युद्ध में क्या जैसा और तुगलक दोनों को बंदी बना लिया जाता है। अब मोहम्मद तुगलक के पास तो धन होता है, इसलिए वो 50 लाख रुपए देकर छूट जाता है। अब जैसा भाई के पास कोई धन होता नहीं है, क्योंकि इसका राज्य जो चित्तौड़ था वो तो पहले ही राणा हमीर ने जीत लिया था। वो तो वहाँ से एक अकेला घोड़ा लेकर भागकर तुगलक के पास गया था, उसके पास धन नहीं होता। तो वो क्या करता है कि सोचता है अगर छोड़ ही रहा है तो क्या पता मुझे भी छोड़ दे। तो वो अनुन्य विनय करने लग जाता है। तो राणा हमीर जो है वो उसे छोड़ देता है। उसके पीछे बहुत से कारण रहते हैं। वो लगातार दुश्मनी, मतलब वो सोचता है कि और कुछ सोचे ना सोचे कि वो कहते हैं सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ। तो उसकी पत्नी का भाई था, इसलिए छोड़ देता है कुछ रियासतें देकर, ठीक है ना। साले साहब जो ठहरे हमीर के, मार कैसे सकते थे। नीति कहती है कि सेवक वही सच्चा सेवक है। नीति कहती है कि सेवक वही सच्चा सेवक है जो अपने स्वामी को, सेवक वही सच्चा सेवक है जो अपने स्वामी को निष्ठापूर्वक आज्ञा पालन करे, चाहे उसके स्वामी सदा परिवर्तित ही क्यों न होते रहे। पर सेवक का धर्म स्वामी के प्रति शुद्ध हृदय से सेवा भाव रखना ही है। उपयुक्त कथन किसका है? ए बैस है या फिर द? उपयुक्त कथन जो है वो किसका है? उपयुक्त कथन हमीर का है, मोजीराम से। याद रख लेना, ये मोजीराम का मत समझ लेना, ये हमीर का है। वैसे इस प्रकार के कथन जो है वो मोजीराम के है, क्योंकि मोजीराम ऐसा कहता है वो पहले मालदेव का विश्वास पात्र होता है, ठीक है ना। और बाद में वो किसका, क्योंकि जो राणा हमीर है वो दहेज में उसे मांग लेता है। अब वो किसका विश्वास पात्र हो गया? अब वो किसका हो जाता है? सेवक हो जाता है। अब वो हमीर का सेवक होता है और वो हमीर के लिए ही काम करता है। बदली का चंद्र अधिक सुंदर और उन्मादक होता है। बदली का चंद्र अधिक सुंदर और उन्मादक होता है। उपयुक्त कथन किसका है? ए बैस है या फिर द? तो हमीर का। और किससे? रानी से। वो इसलिए कहते हैं कि वो कहती है ना कि भी मैं बाल विधवा हूं, तब वो कहता है कि बदली, बादल के अंदर जो चंद्रमा होता है ना, भी तू, तेरे ऊपर जैसे ये कलंक लगा हुआ है तो इसमें भी तू और अधिक सुंदर लग रही है। ऐसे
मूर्ख को समझना दुष्कर होता है और बुद्धिमान को एक संकेत ही पर्याप्त है। उपयुक्त कथन किसका है? मूर्ख को समझाना दुष्कर होता है और बुद्धिमान को एक संकेत ही पर्याप्त होता है। उपयुक्त कथन किसका है? बैस है। किसका है और किससे है? बताइए किसका है और किससे है? हमीर का है, पवन सिंह से। किसका है? हमीर का पवन सिंह से है। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य कर दिया जाए, इतनी कंजूसी मत कीजिए, ठीक है ना। खून का टीका की नहीं, खून का टीका उपन्यास की भूमिका किसने लिखी थी? तो खून का टीका उपन्यास की भूमिका किसने लिखी थी? बताइए। इस एक प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिए। अगर आप देख रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिए, ठीक है ना। क्या है इसका उत्तर? खून का टीका उपन्यास की भूमिका किसने लिखी थी? हेतु भारद्वाज ने लिखी थी, नंद किशोर आचार्य ने लिखी थी, यादवेंद्र शर्माचंद्र ने लिखी थी, विजयदान देथा ने लिखी थी। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 104 तक अगर आप पहुँच गए तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसका उत्तर अवश्य दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं देखता हूँ कौन कौन उत्तर देता है। तो किसने लिखी थी? स्वयं यादवेंद्र शर्मा। वैसे तो भूमिका जो कोई और ही लिखता है, लेकिन इसकी भूमिका यादवेंद्र शर्माचंद्र ने स्वयं ही लिखी थी खून का टीका उपन्यास की। खून का टीका उपन्यास की भूमिका किस शीर्षक से लिखी गई थी? खून का टीका उपन्यास की जो भूमिका थी उसको कोई न कोई नाम दिया गया था, तो वो क्या दिया गया था? वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान लगा लेना। तो खून का टीका उपन्यास की जो भूमिका लिखी गई थी उसको क्या नाम दिया गया था? तो उसको नाम दिया गया था मैं इतना ही कहूँगा। क्या नाम दिया गया था? मैं इतना ही कहूँगा। खून का टीका उपन्यास कितने परिच्छेदों में है? खून का टीका जो उपन्यास है वो कितने परिच्छेदों में है? ऐतिहासिक उपन्यास है। कितने परिच्छेदों में है ये? 27 परिच्छेदों में। कितने? 27 परिच्छेदों में। परिच्छेदों के शायद कोई नाम नहीं दिए गए हैं जहाँ तक उसके अंदर था, सिर्फ ऐसे दिया हो गया 1 2 3 4 5 और अंत में 27 आ जाता है, ठीक है ना। अंत में 27 आ जाता है। ये पढ़ा है मेरे पास खून का टीका उपन्यास से। ये जो भूमिका लिखी थी यादवेंद्र शर्माचंद्र ने लिखी थी, इसने लिखा था मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है ना। और कुल जो पार्ट है इसके अंदर इस तरह से दिए हुए हैं। ये अंत में क्या आएगा ये देख सकते हैं आप। ये 26 आ गया, ये आ गया 27, ठीक है ना। इस तरह से सिर्फ नाम दिए। खून का टीका उपन्यास समर्पित है। खून का टीका उपन्यास जो है वो किसको समर्पित है? तो खून का टीका उपन्यास कर्नल जेम्स टोड व गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, मूता नैणसी को, कविराज श्यामलदास को, उपयुक्त सभी को, तो उपयुक्त सभी को समर्पित है, ठीक है ना। खून का टीका उपन्यास जो है उपयुक्त सभी को श्रद्धा समर्पित ऐसे करके उसने लिखा है। लेखक ने पहले ही पृष्ठ पर यह सब कुछ लिखा हुआ है। यह नारी अग्नि में तपित कुंदन की भांति शुद्ध है। कथन किसका है? यह नारी अग्नि में तपित कुंदन की भांति शुद्ध है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमीर का। किसका कथन है? हमीर का। क्षत्रिय कुल कलंक गद्दार किसे कहा गया है? क्षत्रिय कुल कलंक गद्दार किसे कहा गया है? बताइए। जैसा को किसे कहा गया है? जैसा को कहा गया है। जैसा कौन था? मालदेव का बेटा था। यादवेंद्र शर्माचंद्र का जन्म कब हुआ था? यादवेंद्र शर्माचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो यादवेंद्र शर्माचंद्र का जन्म हुआ था 15 मार्च 1932 को। 15 मार्च नहीं है ये, 15 अगस्त नहीं था क्या? 15 अगस्त है ये, तभी मैंने कहा बात क्या है। 15 अगस्त। आपको बता रहा हूं ना, एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाता है ये, ठीक है। मुझे याद हो गए ना ये सारे क्वेश्चन का आंसर,
ठीक है ना। मैंने कोई आपकी तरह, आपने तो फिर भी रट्टा मारना है, मैंने कोई रट्टा थोड़ी मारना है, ठीक है ना। 15 अगस्त 1932 ईस्वी को यादवेंद्र शर्मा चंद्र का जन्म हुआ था। यादवेंद्र शर्मा चंद्र कहाँ के रहने वाले थे? आसान सी बात है, कहाँ के रहने वाले थे? बीकानेर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बीकानेर के रहने वाले थे, बीकानेर के। यादवेंद्र शर्मा चंद्र को उनके किस कहानी संग्रह के लिए, अब एक बार ये क्वेश्चन पढ़े दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, मुझे तो नहीं लग रहा, ठीक है ना। यादवेंद्र शर्मा चंद्र को उनके किस कहानी संग्रह के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी के मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यादवेंद्र शर्मा चंद्र को उनके किस कहानी संग्रह के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी के मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसके लिए सम्मानित किया गया था? जमारो के लिए। किसके लिए? जमारो कहानी संग्रह के लिए। अब इसको बदल के भी लिखा जा सकता है कि यादवेंद्र शर्मा चंद्र को उनके, ठीक है ना, जमारो रचना के लिए, उनकी जमारो रचना के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी के मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जमारो जो है वो किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? कहानी संग्रह, ये याद रखना है। जमारो क्या है? कहानी संग्रह। कहानी संग्रह को राजस्थान साहित्य अकादमी के मीरा पुरस्कार से, किस पुरस्कार से? जमारो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मीरा पुरस्कार से, ठीक है ना। किस पुरस्कार से? मीरा पुरस्कार से। किसको सम्मानित किया गया था? जमारो को। किसको? जमारो को। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास नहीं है, इनमें से यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास नहीं है। बताइए कौन सा जो है यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास नहीं है? डोलन कुंजकली, गुलाबड़ी, ये पहले क्वेश्चन में मैं बता कर गया हूं आपको सभी। खम्बा आनंदाता, चंदा सेठानी, एक और मुख्यमंत्री, कुर्सी गायब हो गई, महामिलन और प्रतिशोध, कौन से हैं? बताइए। महामिलन और प्रतिशोध ये किसकी रचनाएं हैं? ये जो रचनाएं हैं ये बिजी की रचनाएं हैं, विजयदान देथा की। ये जो रचनाएं हैं ये किसकी है? विजयदान देथा की है। और ऊपर वाले जो सारे के सारे हैं वो यादवेंद्र शर्मा चंद्र के उपन्यास है। डोलन कुंजकली, गुलाबड़ी, खम्बा आनंदाता, चंदा सेठानी, एक और मुख्यमंत्री, कुर्सी गायब हो गई। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का कहानी संग्रह नहीं है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का कहानी संग्रह नहीं है, मतलब ये है कि वो किसी और विधा की रचना है। दो हिस्से में बटी औरत, महापुरुष, जमीन का टुकड़ा, जंजाल और सपन प्रिया, कौन सा नहीं है? तो सपन प्रिया नहीं है। सपन प्रिया जो है वो नहीं है। तो सपन प्रिया किसका है? विजयदान देथा की रचना है। सपन प्रिया जो है विजयदान देथा की रचना है। और किस विधा की रचना है? वो कहानी संग्रह है। किस विधा की रचना है? विजयदान देथा का कहानी संग्रह सपन प्रिया। और बाकी सभी क्या है? किसके कहानी संग्रह? यादवेंद्र शर्मा चंद्र के है। दो हिस्से में बटी औरत, महापुरुष, जमीन का टुकड़ा और जंजाल। यादवेंद्र शर्मा चंद्र के किस उपन्यास पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र के किस उपन्यास पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? तो किस पर बन चुका है? ए, बैस है या फिर द? तो किस पर बन चुका है? हजार घोड़ों का सवार। किस पर बन चुका है? हजार घोड़ों का सवार जो है उस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है। तो ये थे 115 क्वेश्चंस खून का टीका उपन्यास से। तो आगे भी इसी तरह से क्लासें आती रहेंगी। अगर आपको पसंद आई है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयास करता रहूँगा कि लगातार क्लास आती रहे। जय हिंद, जय भारत।